स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंटिव बैठना है। टॉपिक बहुत आसान है। इसमें वैसे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी जो लाइमन बाल्मर सीरीज वगैरह के बारे में आइडिया है, लेकिन इसमें हम बोहर एटॉमिक मॉडल को भी कवर अप करेंगे ताकि पूरे का पूरा सीक्वेंस जो है वो हमारा बिल्डअप हो जाए। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो हमें कोर्स कंटेंट कहा है एमडीकैट ने, वो तो उसने कहा है जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो लाइन स्पेक्ट्रम है या जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, उसको आपने स्टडी करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें बच्चों आगे बढ़ते हैं तो मेन लेक्चर की तरफ आते हैं हम सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर से शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है बच्चों? आप सबको इतना तो पता है ना कि जब भी किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जिसको हम आम जबान में फोटोन ऑफ लाइट या क्वांटा ऑफ लाइट भी बोलते हैं। अब ये जो लाइट है ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा एक अदद वेवलेंथ रखता है। अब ये वेवलेंथ, और दूसरी बात, ये ट्रांजिशन कितनी मर्तबा हुआ है, जितनी मर्तबा होगा उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे, और इन नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम नाम देंगे किस चीज का? इंटेंसिटी का। तो दो वर्ड्स पे ध्यान दें, एक इंटेंसिटी और एक वेवलेंथ। अब आ जाए डेफिनेशन पर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the investigation of wavelengths and intensities of electromagnetic radiations emitted or absorbed by atoms. This branch of physics is known as spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी के वर्ड से हम पिक करते हैं वर्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंस हो सकता है। फर्ज करें एक गरज चमक के साथ बारिश हुई है, उसके बाद धूप निकली है, तो धूप में आपको रेनबो नजर आ रही है। तो रेनबो क्या है? रेनबो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ्स हैं, और जो एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न बनाती है एनवायरनमेंट में बच्चों, इसको हम बोलते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। सूरज से बनने वाला स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, जो सूरज है वो एक हॉट बॉडी है, और हॉट बॉडी रेडिएशन इमिट करती है। ये हम चैप्टर 19 ब्लैक बॉडी में पढ़ते हैं। और उससे अगली बात ये देखें, रेनबो में आपको सारे कलर्स मिलते हैं, वॉयलेट से लेके रेड तक, 7 के 7 कलर्स, यानी कोई कलर इसमें मिसिंग नहीं है। कोई कलर मिसिंग नहीं है, इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न में है। तो बच्चों सोलर स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं। तो सोलर स्पेक्ट्रम किस टाइप में आ जाता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। या आप और कंसाइज कर लें तो जितने भी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम्स होते हैं। इसके बाद आते हैं हम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइट है जो 7 के 7 कलर्स अपने अंदर रखती है, यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। उस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, उस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बच्चों अगर हम, लेट से ये बल्ब है, ये कॉन्टिन्यूअस लाइट इमिट करता है, तो एक कोल्ड गैस का मतलब है ऐसी गैस जिसके तमाम एटम्स अपने किस स्टेट में हो? ग्राउंड स्टेट में। उससे बच्चों ये 7 के 7 कलर्स हम पास करते हैं, लेकिन ना आगे जब ये लाइट इमिट होती है तो इसमें से सिर्फ लेट से फॉर एग्जांपल 3 कलर्स आगे आ पाते हैं, और जो बाकी कलर्स हैं 4 वो इधर एब्जॉर्ब हो गए। अब सामने जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें चूंकि बहुत सी डार्क लाइंस आएंगी, ये डार्क लाइंस आएंगी। ये डार्क लाइंस क्यों आ रही हैं? क्योंकि इन जगहों पर जो वेवलेंथ्स थी वो तो गैस में एब्जॉर्ब हो गई। तो उन एब्जॉर्प्शन की बिना पर बच्चों इन डार्क लाइंस की वजह से इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस। लेकिन ये जो 4 वेवलेंथ्स अंदर एब्जॉर्ब हुई हैं ये सदाबहार इसमें नहीं रहेंगी। यही 4 वेवलेंथ्स दोबारा से री इमिट होंगी, और जब हम इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन करेंगे तो बच्चों जहां जहां ये डार्क स्पॉट्स थे उन उन जगहों की वेवलेंथ्स री इमिट होंगी एटम में से, और जो स्पेक्ट्रम देंगी वो चूंकि
फोटॉन्स के इमिट होने की वजह से बना है, लिहाजा इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, और इसी को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वैसे तो दोनों को कुल मिला के बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमें ज्यादा एम्फोसाइज किस पे करना है? एमिशन स्पेक्ट्रम पे। क्यों? क्योंकि बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम किस टाइप ऑफ गैस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। कैसे देता है इंफॉर्मेशन? आपका जो थंब इम्प्रेशन है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगाते हैं तो अनलॉक होता है, कोई और लगाए तो अनलॉक नहीं होता। इसका मतलब है कि आपका थंब इम्प्रेशन आपका यूनिक इम्प्रेशन है जो सिर्फ आप रखते हैं और कोई नहीं रखता। सेम इसी तरह बच्चों ये जो गैसेस का या एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये उनका यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन है तो उसका स्पेक्ट्रम और होगा, हीलियम का स्पेक्ट्रम और होगा, लिथियम का और होगा, और ये स्पेक्ट्रम्स बदलते चले जाएंगे क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बदलते चले जाएंगे। जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, जो हमारे पास इमिटेड लाइंस हैं उनकी तादाद भी बढ़ती चली जा रही। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, आयरन। अब देखें आयरन कितना रिच है अपनी एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस में, ठीक है। तो बच्चों ये जितने भी हमारे पास स्पेक्ट्रम्स आ रहे हैं, साइंस इनको स्टडी करती है और इनके पैटर्न्स को नोट कर लेती है। नोट करने से क्या होता है? देखें, आयरन सिर्फ जमीन पर ही तो मौजूद नहीं है, स्पेस में भी तो किसी प्लेनेट पर, किसी सूरज में आयरन हो सकता है। तो आयरन, एक्साइटेड स्टेट आयरन जब कोई लाइट एमिट करेगा, वो लाइट हम जमीन तक रिसीव करेंगे, और जब हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे और हमें ये पैटर्न मिल गया तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्पेस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? आयरन एग्जिस्ट करता है। ये कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि ऊपर जो हीलियम गैस जिसे आज हम जानते हैं, ये जमीन से पहले सूरज में डिटेक्ट हुई थी। सूरज की आने वाली रोशनी से पता चला कि हाइड्रोजन के अलावा एक और गैस अपना स्पेक्ट्रम हम तक भेज रही है। तो हीलियम वाज आइडेंटिफाइड इन सन बिफोर इट वाज आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ। तो यहां तक बच्चों मुझे बताएं, ओके रिपोर्ट दें कि आपको इमिशन स्पेक्ट्रम की समझ आई कि इमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। चलें, ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब ये तीन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स को आपने शॉर्ट लिस्ट करना है अपने माइंड में। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नोन एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, इसमें तमाम कलर्स एग्जिस्ट करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, इसके आगे दो टाइप्स हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। हम आगे किसको स्टडी करने जा रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम को। और मॉलिक्यूल्स में से जो लाइट्स निकलती हैं बच्चों, वो टेक्सचर बनाती हैं, मतलब एक ही कलर के बहुत से डिफरेंट जो है ना टेक्सचर्स अपीयर होंगे। ग्रीन के डिफरेंट टेक्सचर्स हो जाएंगे, येलो के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर हो जाएंगे। तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में निकलते हैं और इनको हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूस और बैंड ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज्यादा हमने फोकस किस पे करना है? लाइन स्पेक्ट्रम पे। अब लाइन स्पेक्ट्रम पे आगे चलते हैं तो हम जाएंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रफ पिक्चर इसकी समझा दूं ताकि आगे जाकर चीजें बहुत आसान लगे, आपको मुश्किल ना लगे। हाइड्रोजन के अंदर कोई पूछे ना इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप जवाब देंगे एक। लेकिन कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन में ऑर्बिट्स कितने हैं, तो आप जवाब देंगे इनफिनिटी। पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहां तक बात चल रही है, और एट लास्ट कौन सा ऑर्बिट आ जाएगा? इनफाइनाइट ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, अब अगली बात, फर्ज कर लेते हैं ये ऑर्बिट एन है और ये ऑर्बिट पी। एन कोई हायर ऑर्बिट है और पी उससे लोअर ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एन ऑर्बिट में है और वो जंप करता है पी ऑर्बिट में, तो बच्चों उससे जो वेवलेंथ एमिट होगी उसका एक फॉर्मूला आपकी बुक पे लिखा है, मैं जिसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। कंफर्म कर दे मुझे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ? ओके। अब इसी फॉर्मूला से सारी कहानी आगे चलनी है बच्चों। वो कैसे? एक तो यहां पर जो रिडबर्ग कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसके बारे में एक बात पहले अपने पास नोट कर लें। 1/r, अगर आप कैलकुलेटर पे, अच्छा पहले तो रिडबर्ग की वैल्यू क्या थी? 1.0974
10⁻⁷ पर मीटर की वैल्यू याद रखनी। इस वैल्यू का अगर हम इन्वर्स ले लेते हैं 1/r, तो याद रखना है ये तकरीबन तकरीबन आपके पास 92 नैनोमीटर्स एक वेवलेंथ देता है। ये फिगर जरा अपने पास ना नोट कर लें सब बच्चे, ये आपको बहुत काम आएगा आगे। कि रिडबर्ग कांस्टेंट का अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लें 1/r, तो ये वैल्यू कैलकुलेटर पे तो तकरीबन 91 एंगस्ट्रॉम आती है, लेकिन 91 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, 90 को या 92 को डिवाइड करना आसान है। तो आप अपने जहन में रखें 1/r इज 92 नैनोमीटर्स। उसके बाद इस फॉर्मूला को हम फर्दर यूं भी लिख सकते हैं ना, 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अब नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बच्चों आंसर हमें 1/λ को तो नहीं बताना होता, आंसर तो हमें बताना होता है लेमडा का। तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें लेमडा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर ऊपर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। एंड इफ यू कैन सी व्हाट आई वांटेड टू टेल, एन स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के साथ 1/r ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या मैं 1/r की जगह लिख सकता हूँ 92 नैनोमीटर्स। तो बच्चों यहां पर मेरी जो भी कैलकुलेशन आएगी, मैं जैसे ही उसको 92 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो किस में मिल जाएगा, नैनोमीटर्स में मिल जाएगा। तो मुझे बताएं आपको ये बात समझ आई सही से? ठीक है, गुड हो गया। चलें शाबाश, ये वाला हिस्सा जरा जहन में रखना है, खासकर ये फॉर्मूला, ये आपको बड़ी जगहों पे यूज करना पड़ सकता है। तो एन स्केयर पी स्केयर बार बार पढ़ते रहना, एन स्केयर पी स्केयर ओवर एन स्केयर माइनस पी स्केयर, एन स्केयर पी स्केयर ओवर एन स्केयर माइनस पी स्केयर इनटू, या 92 नैनोमीटर कर लें या रेडबर्ग कांस्टेंट कर लें। अब उसके बाद जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बच्चों ये हमारे पास 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, लेट से आगे भी हम एक दो ऑर्बिट्स कंसिडर कर लेते हैं, ये 5 है, आगे 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, अल्टीमेटली इन्फिनिटी से 1 में फॉल करेगा। तो याद है ये कौन सी सीरीज थी, लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से 2 में फॉल करे तो कौन सी सीरीज, बाल्मर। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से 3 में फॉल करे तो ये कौन सी सीरीज थी, पास्चन। इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी 4 के लिए, ब्रैकेट, 5 के लिए पी फंड सीरीज। तो हमारे पास देखें 1 में फॉल करना लाइमन सीरीज, 2 में फॉल करना बाल्मर सीरीज, 3 में फॉल करना पास्चन सीरीज, और 4 में ब्रैकेट सीरीज। यहां तक सीरीज के नाम याद हो गए। और उससे अगली बात, लाइमन सीरीज किस रीजन में एग्जिस्ट करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर किस में करती है, विजिबल रीजन में। पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों किस रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, इंफ्रा रेड रीजन में। अब बच्चों आप मुझे कोई बता सकता है मुझे कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा है? यस वेरी गुड, हमारे पास जो इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला रीजन है वो लाइमन सीरीज है। वो कौन सा रीजन है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, शाबाश। ऑब्वियसली बाल्मर चूंकि नजर आता है तो डिस्कवर भी सबसे पहले ही होगा भाई, सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, और वो कौन सा रीजन है जो विजिबल में एग्जिस्ट करता है, अगेन इसका आंसर भी बाल्मर सीरीज है। वो कौन से रीजन्स हैं जो इंफ्रारेड में एग्जिस्ट करते हैं, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये तीनों किस में एग्जिस्ट करते हैं, इंफ्रारेड में। ठीक है, तो अब बात एक और भी बड़ी मजे की चीज है। देखिए लाइमन सीरीज का नंबर क्या है, 1, बाल्मर का नंबर क्या है, 2, पास्चन का 3, ब्रैकेट का 4, पी फंड का 5। इन सब के ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली किस वैल्यू पर आएंगे, पी की वैल्यू पर। लेकिन अगर लेमन सीरीज का पी 1 है तो एन तो 1 नहीं ना होगा, एन शुड बी ग्रेटर देन 1। बाल्मर सीरीज का नंबर 2 है तो एन शुड बी ग्रेटर देन 2। पास्चन के लिए एन शुड बी ग्रेटर देन 3, ब्रैकेट के लिए एन शुड बी ग्रेटर देन 4, और पी फंड के लिए एन शुड बी ग्रेटर देन 5। ठीक है बच्चों, यहां तक ओके रिपोर्ट दे दें कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आ गई।
ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके बाद काम करना कैसे है, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने काम कैसे करना है, और जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। यहाँ पे आपने सीरीज का नाम लिख देना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे सीरीज का नेम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला, उसके बाद हम लिखेंगे उसका पी क्या है, उसके बाद लिखेंगे उसका एन क्या है। इसके बाद हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, उसका लेमडा मैक्सिमम क्या है और उसका लेमडा मिनिमम क्या है, और फिर रेशो ऑफ लेमडा मैक्सिमम टू लेमडा मिनिमम क्या है। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक टेबल में लिख देंगे कि उसका रीजन कौन सा है। ठीक होगी बात, आप देखें। अब यहाँ पर अगर हम सीरीज पे आ जाएं, तो सबसे पहली सीरीज हमारे पास कौन सी है, लेमन सीरीज। दूसरी बाल्मर, तीसरी पास्चन, देन ब्रैकेट एंड देन पीफर्ड। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये सारा टेबल नहीं आपको फिल करके देना, मैं आपको सिर्फ एक, कोई एक रो जो है वो समझाऊंगा। आपको बना बनाया टेबल भी मैं सेंड करूंगा, उसमें सारा कुछ गिवन होगा। लेकिन हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, लेट्स से हम ये काम शुरू करते हैं बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला है 1/λ इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब बच्चों इसका जो p है, वो जो p की वैल्यू है वो हमारे पास है 2, और n की वैल्यू यहां पे हम लिखेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन 2। अब आते हैं सबसे मजे की चीज, जो है लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम। ये दोनों क्या चीजें हैं, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा साइड पर। ये बच्चों मेरे पास पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये जो मैं बना रहा हूं ये इनफाइनाइट ऑर्बिट है। 1 2 3, और ये जाते जाते इन्फिनिटी। बच्चों आपको पता ना कि एनर्जी की इक्वेशन होती है Hc/λ। अब एनर्जी जितनी, या एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी शॉर्ट, यानी वेवलेंथ उतनी मिनिमम होगी। और एनर्जी का डिफरेंस जितना कम होगा, वेवलेंथ उतनी ज्यादा। इसको लेमडा मैक्सिमम भी कह सकते हैं, लेमडा लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं। तो अब बाल्मर सीरीज है कौन सी सीरीज, ये सेकंड वन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए बच्चों, इसमें सबसे छोटा जंप कहां से लग सकता है, 3 से। 3 और 2 का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा। तो यहां से जो फोटोन एमिट होगा इस ट्रांजिशन से, उसको मैं नाम दूंगा किसका, लेमडा मैक्सिमम का। जंप सबसे छोटा है, लिहाजा वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 2 में फॉल करता है, तो ये जंप सबसे ग्रेटर है 2 के लिए। लिहाजा इससे जो फोटोन एमिट होगा उसको मैं नाम दूंगा लेमडा मिनिमम। ठीक है। ये तो होगी इसकी कंसिडरेशन। यही काम आप बाकी तमाम सीरीज पे कर सकते हैं, बस सीरीज सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने तो 2 सेलेक्ट की है। जब आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो जंप छोटा 2 से 1 में होगा, और बड़ा इन्फिनिटी से 1 में हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पहले पूरी कहानी को समझ लें। इस डायग्राम के बाद हम आते हैं कि व्हेन वी ट्राई टू फाइंड लेमडा मैक्सिमम, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम एन स्केयर पी स्केयर एन स्केयर माइनस पी स्केयर इंटू रेडबर्ग्स कांस्टेंट। अब n क्या है, 3 स्केयर, p क्या है, 2 स्केयर, फिर 3 स्केयर माइनस 2 स्केयर, और रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू 9 × 4 डिवाइडेड बाय 9 - 4 रेडबर्ग कांस्टेंट। तो बच्चों ये क्या बन रहा है, 36/5 r। इस तरीके से भी वैल्यू लिखने को आ सकती है। ये हो गया इसका लेमडा मैक्सिमम। और अगर मैंने इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो नाउ यू शुड नो कि 36/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 92 नैनोमीटर से। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बता रहा हूँ।
मैंने आपसे कहा था कि 1/r का एक्चुअल आंसर 91 है, ठीक है। तो 92 अगर 5 पे डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप 91 से एक डिजिट आगे जाने की बजाय पीछे आ जाए, इसको 90 कर लें। अब तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं ना। आपका एक्यूरेट आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो आपके एक्यूरेट आंसर के नियरेस्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आपके पास ऑड नंबर आ जाए तो आप इसको 90 कर लें, अगर आपके पास कोई इवन नंबर आ जाए तो आप इसको 92 से सॉल्व कर लें, ठीक है बच्चों। यहाँ तक मुझे बताएं, लेमडा मैक्सिमम की सबको समझ आ गई। और अब आते हैं लेमडा मिनिमम पे। लेमडा मिनिमम, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेमडा मिनिमम के लिए पहले आप कोई फॉर्मूला लिखें जो शुरू वाला फॉर्मूला था। 1/लेमडा, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, 1/p² माइनस 1/n²। तो बच्चों 1/लेमडा मिनिमम, यहाँ पे p की जगह तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे n क्या है, इन्फिनिटी। एंड यू ऑल नो दैट 1/infinity इज इक्वल टू 0, समथिंग माइनस 0 रिमेन समथिंग। आपके पास 1/लेमडा मिनिमम का आंसर r/4 आ रहा है, जिसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो लेमडा मिनिमम बेसिकली 4/r हो जाएगा। अब 4/r में आपको एक खास बात नजर आ रही है बच्चों, 2 का स्केयर क्या होता है, 4। तो क्या मैं बाल्मर सीरीज के लिए, जिसका नंबर क्या होता है 2, लेमडा मिनिमम फाइंड कर रहा हूं, तो ये आंसर आ रहा है 2² बाय r। पास्टन के लिए बच्चों ये क्या होगा, पास्टन का नंबर क्या होता है 3, तो पास्टन का लेमडा मिनिमम क्या होगा, दैट वुड बी 3² बाय r। ब्रैकेट का 4² बाय r, पी फंड का 5² बाय r, और लाइमन का 1² बाय r। तो लेमडा मिनिमम की कैलकुलेशन चूंकि है ही इतनी आसान कि हमने सारों का लेमडा मिनिमम निकाल लिया, बट लेमडा मैक्सिमम के लिए थोड़ा सा खपना पड़ेगा, क्योंकि लेमडा मैक्सिमम पे बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगना है और ये सॉल्व करके ही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो अब देखें, टेबल पे वापस आते हैं। टेबल पे वापस आ जाएं तो हमारे पास लेमडा मैक्सिमम कितना आया, 36/5r, और लेमडा मिनिमम कितना आया, 4/r। अब आगे इन दोनों की रेशो है, लेमडा मैक्सिमम कितना है 36/5r, लेमडा मिनिमम क्या है 4/r, तो 1/r से 1/r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 9 36। अब हमारे पास मैं जिन जिन को रेज कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये डिजिट बज रहा है, तो 9/5 ये रेशो आएगी किसकी, लेमडा मैक्सिमम टू लेमडा मिनिमम की, और रीजन इसमें क्या हो जाएगा, विजिबल, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे जरा कंफर्म करें कि आपको ये वाला बाल्मर सीरीज का सारा पैरामीटर अच्छे से समझ आ गया है। तो अब मैं चलता हूँ आगे कि मैंने ये लेक्चर कैसे डिजाइन किया हुआ। तो देखिए, मैंने एक एक चीज इसमें लिख के रखी हुई है। लेमडा का फॉर्मूला है, यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने साथ दी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास लेट से लाइमन सीरीज आ जाती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइमन सीरीज का लेमडा मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है और लेमडा मिनिमम कैसे फाइंड करना है। लेमडा मैक्सिमम के लिए यहाँ पे देखें स्मॉल जंप, और लेमडा मिनिमम के लिए यहाँ पे बिगेस्ट जंप जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। और अगली स्लाइड में मैंने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके निकाल कर भी रखी हुई हैं, प्लस इसमें लेमडा मैक्सिमम टू मिनिमम की रेशो भी मैंने दी हुई है। और मजे की बात, यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको नजर आ रहा है, ये जरा शॉर्टकट अपने पास लिखें, फिर मैं इसका फायदा बताता हूँ। p+1² डिवाइडेड बाय 2p+1, p+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p+1, लिख के मुझे ओके रिपोर्ट दे देना जरा। हाँ जी बच्चों, डन। तो अब देखें इसका फायदा क्या है और इसका मजा क्या है। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज ब्रैकेट या पी फंड। तो बच्चों अब उतना टाइम तो होगा नहीं हमारे पास कि हम पहले पास्टन का लेमडा मैक्सिमम निकालें, फिर उसका लेमडा मिनिमम निकालें, और फिर जाके उनकी रेशियो फाइंड करें। तो उसका शॉर्टकट देखें, इस 9/5 को मैं मिटा के आपको शॉर्टकट पे अप्लाई करके देता हूँ। p+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p+1,
बाल्मर का नंबर क्या है जी? बाल्मर का नंबर है 2। तो अब 2 को यहाँ पे यूज करते हैं। 2+1 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2p, यानी 2 × 2 +1। 2+1 3 का स्केयर 9। 2 × 2 = 4+1 5। आंसर आ गया। तो ये ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला है कि आप ये वाले लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम नहीं भी निकालें किसी सीरीज के, सिर्फ सीरीज के नंबर पे गौर कर लें। लाइमैन का नंबर 1, बाल्मर का 2, पास्टन का 3, 4, 5। जरा मुझे जल्दी से ब्रैकेट सीरीज का मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो निकाल के दें, हरी अप। एग्जैक्टली 25/9। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ऑल डन। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइनल एक टेबल पे लेकर जाता हूं जहां पर मैंने ये सारी वैल्यूज निकाल के रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज हो गई। स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला में आपको खुद भी आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये पी साइड है और ये दूसरी एन साइड है। अब देखें, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एन की वैल्यू इन्फिनिटी है। और उसके बाद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसमें जो एन है वो पी से एक डिजिट ग्रेटर होगा, और उसमें ये इनको कैलकुलेट भी किया हुआ है। तो देखिए 1/r मैंने क्या कहा था, 92। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज नैनोमीटर्स में भी निकाल के रखी हुई हैं। अब मैंने आपको देखें बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया लेक्चर का बच्चों, इस बात पे गौर करना है। मैंने आपको बता दिया सीरीज को कैसे याद रखना है, 1 2 3 के सीक्वेंस में, उनका लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम, और उनकी रेशो के लिए मैंने आपको प्रॉपर प्रोसीजर भी बता दिया और शॉर्टकट भी बता दिया। तो अब आज का आपका मेन काम यही है कि आपको ये टेबल जो है वो बस आपको कह दिया जाए कि भाई स्पेक्ट्रल सीरीज का टेबल बना दें, तो आपने वो टेबल जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर करना आपको आता हो। आपने कोशिश करनी है कि ये वैल्यूज भी आप आइडेंटिफाई करें। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 1875 नैनोमीटर वाली बात है ये भी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। पास्ट एंड सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और आपकी चैप्टर नंबर 20 में जो स्टार्ट 2 से लेकर 6 तक न्यूमेरिकल्स हैं, 2 से लेकर जो 6 तक न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने लाजमी सॉल्व करने। न्यूमेरिकल 2 to 6 ऑफ चैप्टर 20। ठीक है, तो मुझे ओके रिपोर्ट दे दें, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है कि स्पेक्ट्रल सीरीज में हमने क्या करना क्या। कल का लेक्चर हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल पे होगा, आज के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रल सीरीज को। जी बच्चों, आसान है, मुश्किल तो नहीं है? बस ओके हो गया। तो ये टेबल, अब हर बच्चे को ये टेबल जो है ना वो ज़बानी बनाना आता हो। और पहले 3 जो स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, इनकी तो आपने कंडीशंस को ज़बानी याद करना है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब देखिए एटॉमिक मॉडल्स में, बोहर एटॉमिक मॉडल में बच्चों सबसे पहले तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इसमें पहला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के गिर्द अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो कोई एनर्जी रिवॉल्व करते हुए रेडिएट नहीं करता। ठीक है, ये था आइडिया ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जबकि क्लासिकल फिजिक्स का आइडिया यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हुए एनर्जी रेडिएट करेगा, और रेडिएट करते करते एनर्जी, वो एनर्जी लूज करता करता न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, और अल्टीमेटली एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स का ये आइडिया वैलिड नहीं था। सो हमें बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले पोस्टुलेट पे जाना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रेडिएट करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। ठीक है बच्चों, और आपको क्वेश्चन आएगा कि बोहर एटॉमिक मॉडल का कौन सा पोस्टुलेट है जो क्लासिकल फिजिक्स से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो वो फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वन, जिसमें उसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज किया कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के गिर्द अलाउड ऑर्बिट्स हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियस के बाहर किसी भी जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के गिर्द कुछ सर्टन एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे ये एक एनर्जी लेवल है, इसके बाद कुछ स्पेस छोड़ने के बाद कोई अगला ऑर्बिट जो है वो क्रिएट होगा। ऐसा क्यों होगा? तो उसका मानना ये था कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम एन एच कट के बराबर होगा। अब ये मैंने इतना शॉर्टली क्या लिख दिया, एल है एंगुलर मोमेंटम,
mvr। n है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, और जो h है ये बेसिकली h/2 पाई के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको याद आ जाएगा कि आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। इससे समझना जरा ज्यादा आसान है कि प्रोटॉन के गिर्द पहला इलेक्ट्रॉन वहां एग्जिस्ट करेगा जहां घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h कट के बराबर हो, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी। अब वो ऑर्बिट नेक्स्ट ऑर्बिट होगा जहां एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2h कट होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट वो बनेगा जहां एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3h कट होगी। सो देर आर लार्ज गैप्स बिटवीन ऑर्बिट्स, और इन गैप्स को ही फॉरबिडन गैप्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब हमारी जिंदगियों से इलेक्ट्रॉन की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है। भाई अगर आपको जिंदगी गुजारने के लिए कहा जाए कि आप यहाँ खड़े हैं और अब आप इसके बाद यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आपकी कोई एग्जिस्टेंस, कोई अपेयरेंस होनी नहीं चाहिए, तो आपकी जिंदगी कैसे लगेगी? यू विल बी अपीयरिंग एंड डिसअपेयरिंग, अपीयरिंग एंड डिसअपेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉन इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस आता जाता रहता है और सिर्फ डिफाइंड एनर्जी ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है। और तीसरा पॉस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो फोटोन ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है, और इस फोटोन की एनर्जी hf आप फाइंड कर सकते हैं En-EP से। और यही वो स्टेप है बच्चों जहां से डेरिवेशन के बाद हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होता है 1/λ इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। तो ये तीन पॉस्टुलेट्स सीखने समझने के बाद हमारे पास अब आगे जो चीजें आएंगी जिनको हमने एक हिरार्की में समझना है, वो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस को समझना, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल। तो ये मैं इतने आसान तरीके से आपको समझा दूंगा और याद भी करवा दूंगा कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जब कोई जौन सी एनर्जी पूछेगा आप वो इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेडियस पर। तो मैंने कल भी कहा था कि आपने बोहर एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है, मैं इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। आर एन जो फाइनल इक्वेशन डिराइव होती है बोहर रेडियस की, n²h² / 4 π² m/k⁡² इसमें बच्चों n स्क्वायर तो क्वांटम नंबर है और बाकी सारा फैक्टर जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 0.053 नैनोमीटर्स, जिसको हम n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो सिंपल R2 है, तो वो 2² R1 हो जाएगा। R3 है तो वो 3² R1 हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 और 3 वाले जो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करके अपने पास रख भी लें, उनको याद भी कर लें। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर्स है। ठीक है, तो इस डिजिट को आपने सॉल्व करके अपने पास नोट कर लेना है। थर्ड ऑर्बिट के लिए रेडियस 9 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर्स है। तो पहले तो आपने नैनोमीटर्स की वैल्यूज याद रखनी है, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 1 डेसिमल आगे ले जाएं और साथ आप उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारे पास बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडियस का, n²h²/4 π² m/ke²। आफ्टर दैट बुक में रेडियस के टॉपिक में ही एंड पे एक वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है 2πke²/nh। इसमें भी देखें, अगर हम लेट से वेलोसिटी को और जनरलाइज करते हैं vn और 1/n को अलग लिख लेते हैं, तो बाकी जितना फैक्टर है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम v1 कह देते हैं। तो हमारे पास v1 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारे पास आता है तकरीबन 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ये जो वैल्यू है ये आपकी बुक पे एक एग्जाम्पल में लिखी हुई है। जब आप बोहर रेडियस, बोहर एनर्जी डिराइव करते हैं उसे नेक्स्ट पेज पे, तो ये v1 एनर्जी है बच्चों। v2 ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो जाएगी? 2.2 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय 3, फिर डिवाइडेड बाय 4। तो देखें यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम। तो फिर एक बात कॉमन सेंस में आती है ना कि अगर वेलोसिटी कम होती जाएगी
तो फिर इलेक्ट्रॉन की हायर ऑर्बिट्स में कौन सी एनर्जी कम होती जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और ज्यादा क्या होती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? ओके। अच्छा जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम टोटल एनर्जी को। जस्ट अ मिनट। अच्छा बच्चों, ये हो गया टोटल एनर्जी का पूरा एक फॉर्मूला। इसमें भी अब हम सबसे पहले तो इसको जनरलाइज कर लें कि ई एन जो है, हम इसमें -1/n² को अलग कर दें, बल्कि माइनस को भी यहाँ से हटा दें। बाकी सारा फैक्टर अगर हम ये सारा n² के अलावा सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। ठीक है, अब n² यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन के लिए। मैं आपको एक और भी जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अपने पास नोट करने। केमिस्ट्री की बुक में वैसे आपका लिखा भी हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए यही फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो z² यानी उस न्यूक्लियस या एटम के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n² कर दें। लेट से आप हीलियम पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें, लिथियम पे जाएंगे तो 3, बेरिलियम पे 4। इस तरीके से आप हाइड्रोजन के अलावा अदर ऑर्बिट्स की एनर्जीज भी फाइंड कर सकते हैं, बट वी नीड टू फोकस ऑन हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों एनर्जी लेवल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला एनर्जी लेवल E1 भी कहते हैं इसको, समटाइम्स E0 भी कहते हैं, हम E1 के साथ ही चलते हैं। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1²। 1² 1 ही हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर एनर्जी क्या लिखी हुई है, -13.6, और यूनिट क्या है एनर्जी का? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पर चूंकि यूनिट लिखा हुआ है इसलिए नीचे उन्होंने सिर्फ डिजिट लिखा हुआ है। अब बच्चों इसके बाद जब हम सेकेंड ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो यही डिजिट E2 जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस पे डिवाइड हो जाएगा? 4 पे। तो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी आ रही है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली थर्ड के लिए -1.5, -0.85, -0.54। अब मेरी आप लोगों से यही नसीहत है कि आपने एटलीस्ट फिफ्थ ऑर्बिट तक की जो टोटल एनर्जी की वैल्यूज है ना, उनको याद कर लेना, एटलीस्ट फिफ्थ ऑर्बिट तक। और देखें इनफाइनाइट स्टेट में बच्चों एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्योंकि अगर आप समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर निकल जाएगा, एटम से आज़ाद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखें सबसे पहले हम याद करते हैं इनको। फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकेंड की -3.4, थ्री की -1.5, फोर की -0.85, फिफ्थ की -0.54। तो अगेन मुझे बताएं, फर्स्ट की एनर्जी -13.6, सेकेंड की -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की -0.85, और फिफ्थ की -0.54। तो ओके करें, थोड़ी बहुत याद होती है, बताएं तो जरा मुझे। तो ये हमारे पास जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी में याद रखें काइनेटिक भी शामिल होती है और पोटेंशियल भी शामिल होती है। वो अब काइनेटिक इसमें से कैसे निकालनी है, पोटेंशियल कैसे निकालनी है, उसका मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी का। ये हमारे पास 1 पे आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। और इनफाइनाइट स्टेट में एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर भी देखें डायग्राम में बताया गया कि जब फर्स्ट ऑर्बिट में जितना भी ट्रांजिशन होगा, ठीक है बच्चों, वो सारा कौन सी सीरीज में आ जाएगा? लाइमैन सीरीज में। सेकंड के लिए बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट फंड, एंड सो ऑन। अब आते हैं नेक्स्ट एक कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी है एनर्जी डिफरेंस।
एनर्जी डिफरेंस का मतलब है कोई से दो शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस लेना। E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 ये एनर्जी गैप हमें चाहिए, इसका एनर्जी डिफरेंस हमने निकालना है। तो हम लिखेंगे E2 माइनस E1। E2 एनर्जी कितनी है बच्चों? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये वाला माइनस लिखेंगे। E1 एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या बन गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप इसको थोड़ा सा सीधा करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर तो पॉजिटिव आ गया। तो डू रिमेंबर वन थिंग कि एनर्जी डिफरेंस दो ऑर्बिट्स का हमेशा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन ने 2 से 1 में जंप करना है तो रिलीज क्या करना है? फोटोन। और फोटोन की एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फोटोन की एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मुझे ओके रिपोर्ट दें, एनर्जी डिफरेंस समझ आ गया। चलें अब आप जरा ये वाली एनर्जी कैलकुलेट करके बताएं। E4 माइनस E1। जी बच्चों 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके है एनर्जी। दैट्स वेरी गुड। तो इसे कहते हैं क्या फाइंड करना? एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जहां कहीं भी है उसको एटम में से निकाल दिया जाए, यानी किस फाइनल स्टेट में भेज दिया जाए? इनफाइनाइट स्टेट में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट स्टेट में भेजना है किसी भी ऑर्बिट से उठाकर। अब लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट से हमें इलेक्ट्रॉन को निकाल के हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है। तो E इंफिनिटी माइनस E1 का मतलब है, इंफिनिटी बच्चों क्या होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर माइनस, और E1 कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए है टू आयोनाइज एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है। तो इसीलिए हम, आपने कॉमन सेंस में सुना होगा ना कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि वहां बच्चों उसकी एनर्जी, आपको ये एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके वो अपना ऑर्बिट छोड़ेगा। और दूसरी तरफ एक बड़ी मजे की चीज नहीं पता चली कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो डिजिट तो सेम है, बस साथ माइनस की बजाय क्या आ गया? प्लस। तो अब आप मुझे बताएंगे सेकंड ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वेरी गुड। इसी डिजिट को प्लस के साथ लिख दें। थर्ड ऑर्बिट की 1.51, 0.85। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहा है उसको आयोनाइज करने के लिए बाहर से उतनी ही कम एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता है और लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। वजह सिर्फ यही है कि हमें उतनी एफर्ट जो है वो मल्टीपली प्रोवाइड करनी पड़ती। समझ आ गई ये बात सबको? आयनाइजेशन एनर्जी। और अब इससे भी मजे की बात बताता हूँ। ठीक है, इससे मजे की बात ये है, भाई हमने अभी क्या कहा कि ये जो 13 - 13.6 है, ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब और भी मजे की बात, बच्चों जो आंसर आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का भी होता है। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक कितनी है। तो बच्चों जितनी उसकी आयनाइजेशन है ना, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होती है। यानी इसी डिजिट को आप क्या करके बता दें? प्लस करके बता दें। तो ये +13.6 उसकी आयोनाइजेशन का भी आंसर होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर होगा। बात समझ आ गई सबको?
तो अब सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक कितनी होगी भाई, जितनी आयनाइजेशन होगी +3.4। थर्ड में काइनेटिक कितनी होगी +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर हम पढ़ गए ना कि वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक भी कम होगी, तो देखें काइनेटिक कम हो भी रही है। फर्स्ट में काइनेटिक 13.6 है, सेकंड में कम होके 3.4 रह गई है, थर्ड में 1.5 हो गई। तो आपने याद रखना है जो आयनाइजेशन का आंसर है वही काइनेटिक एनर्जी का आंसर। इसके बाद आती है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी लोअर ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में पहुंचाना। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन को 2 में से उठाना है और कहाँ पहुंचाना है 4 में, तो E4 माइनस E2। अब E4 क्या है -0.85, E2 कितना है -3.4। तो फिर वही बात हो जाएगी 3.4 -0.85, ये हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा 5। और उसके बाद 5.2 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राउंड अबाउट, तकरीबन इतनी एनर्जी का जो फोटोन है वो हमें रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से उठाकर कहाँ ले जाने के लिए, फोर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। और ऑटोमेटिकली वहां से दोबारा जब ये इधर आएगा तो यही फोटोन ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर देगा। तो एक्साइटेशन भी ओके हो गया। एक्साइटेशन मींस नॉट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम but to transfer it from one lower energy orbit to another higher energy orbit। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैं आपको समझा भी चुका हूं कि नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी से मुराद ये है फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको भी नेगेटिव कर दें तो ये क्या हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी मैंने आसान करके भी लिखा हुआ है कि राइट द टोटल एनर्जी विद द पॉजिटिव साइन, तो +3.4 eV +1.51 eV एंड सो ऑन। काइनेटिक तो हो गया, बट पोटेंशियल कैसे बताना है? तो पोटेंशियल को बताने का भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है -13.6 eV, इसको डबल कर दें -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की। अब मुझे बताएं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, शाबाश। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी, पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होगी। सेकंड की टोटल पोटेंशियल कितनी हो रही है नेट गुड 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -6.8। और थर्ड की -3.02। फोर्थ के लिए पोटेंशियल कितनी हो जाएगी -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल ओके? तो अब जरा दोबारा से कहानी को ट्विस्ट से दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं कि टोटल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को बोलते हैं। अब ऑर्बिट नंबर है 1 और टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये टोटल काइनेटिक कितनी रखती है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल कितना रखता है डबल ऑफ -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा आप ऊपर देखना छोड़े और सिर्फ इतने हिस्से को आपस में प्लस करके देख लें। तो 13.6 में से 27.2 कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, माइनस करके देख लें, तो आपके पास फाइनली यही सेम एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हायर ऑर्बिट्स में जाते हुए क्या होती है कम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हायर ऑर्बिट्स में जाते हुए क्या होती है ज्यादा। और किसी भी पॉइंट पर इन दोनों के सम को कौन सी एनर्जी बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो अब आप सब बच्चों को क्लियरली बताना आ गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल कितनी है डबल ऑफ द टोटल। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल कितनी है डबल ऑफ द टोटल। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक कितनी है पॉजिटिव ऑफ द टोटल। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी बात है। एनर्जी डिफरेंसेस को जितना अच्छा याद करेंगे उतना इजी हो जाएगा। और अब एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सवाल आ जाता है इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है
ये फोर्थ ऑर्बिट्स में से वन में आते आते फोर से इसने वन में आना है, फोर से वन में आना है, ये कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर सकते हैं? देखिए, फोर से वन में आने का मतलब क्या है? फोर से वन में आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले फोर से थ्री में आए, फिर थ्री से टू में आए, फिर टू से वन में आ जाए। एक, दो, तीन, तो ये ट्रांजिशन हो गया। इलेक्ट्रॉन फोर में, फोर से टू में आए और टू से वन में आ जाए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन फोर में, फोर से थ्री में आए, थ्री से डायरेक्ट वन में आ जाए। या फिर इलेक्ट्रॉन फोर में है तो फोर से डायरेक्ट वन में आ जाए। अब ये तरीका तो जरा कन्वेंशनल तरीका लग रहा है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करें, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन। तो उसका आसान हल हमारे पास एक है कि कितनी पॉसिबल लाइंस जो है वो इमिट हो सकती हैं। क्वांटम नंबर कौन सा है? फोर। तो आपने उसको लिखना है फोर इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय टू। आंसर आ जाएगा सिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है। तो टोटल सिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हो सकती हैं अगर इलेक्ट्रॉन फोर से वन में ट्रांजिशन करेगा। अब आप लोग जरा फाइव से वन का ट्रांजिशन फाइंड करके बताएं कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकले। दैट्स गुड, वेरी सिंपल। तो बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। लेकिन इस फॉर्मूला में एक सिंपल चीज ये थी कि किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आना वन में आना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स से अगर वो वन में नहीं आता, वो किसी और ऑर्बिट में आता है, तो फिर क्या करना है? तो फिर बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एन टू माइनस एन वन प्लस वन, उसके बाद एन टू माइनस एन वन। यानी आप यूं समझ लें कि आपने दो मरतबा लिखना है एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय टू। लेकिन जो पहली दफा एन टू माइनस एन वन लिखना है उसमें एक प्लस आपने ऐड भी कर देना। ठीक है बच्चों। तो अब लेट से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड में फॉल करता है, तो हमारे पास एन टू क्या हो जाएगा? फाइव। और एन वन क्या हो जाएगा? टू। तो अब जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी। वेरी गुड, सिक्स इसका राइट आंसर आएगा। बाकी स्टूडेंट्स भी वेरीफाई कर लें। हाँ जी बच्चों, सिक्स आंसर आ रहा है। इसको भी आप अंदर ब्रैकेट ही समझ लेंगे कि आपने पहले एन टू माइनस एन वन को सॉल्व करना है। और देखें यही फॉर्मूला एन टू माइनस एन वन प्लस वन, एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय टू, ये हमारे पास पहले वाले फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि एन टू जो है वो कोई भी ऑर्बिट है और एन वन जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है। तो देखें, इसकी जगह लिखेंगे एन माइनस वन प्लस वन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू बन गया। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट में ट्रांजिशन के लिए ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट जो है आपके पास वो इस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा। तो ये भी समझ आ गया बच्चों। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। यहाँ पर अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको बताया गया है कि किसी भी जगह पर एक से ज़्यादा मल्टी मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएं तो क्या सीक्वेंस है उनको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले है कि आपने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, उसके बाद पावर्स को सॉल्व करते हैं, पावर्स के बाद आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में से कुछ भी पहले कर सकते हैं, और सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से भी आप पहले कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी अपनी सहूलत देखनी है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स, इस जगह पर ब्रैकेट्स इसलिए लगा दिए ताकि आप पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें ताकि आप अपने राइट आंसर पे जाएं। यानी आपने ऐसे नहीं करना कि ये माइन वन में पहले प्लस वन कर दें, ठीक है, उससे आंसर चेंज हो जाएगा। तो पहले ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, उसके बाद आउटर ब्रैकेट्स को सॉल्व करें और फिर आपने राइट आंसर निकालना। और ये बच्चों एक टेबल है, जिस टेबल में बेसिकली मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया है स्पेक्ट्रल सीरीज को। ये यहाँ तक सारा पिछला टेबल है स्पेक्ट्रल सीरीज वाला, और यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल का सारा पैटर्न है। देखिए लाइमन सीरीज है, तो फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट टोटल एनर्जी, फर्स्ट की काइनेटिक और फर्स्ट की पोटेंशियल। बाल्मर सीरीज सेकंड ऑर्बिट के लिए है,
तो सेकंड का रेडियस, सेकंड में टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से ये टेबल बच्चों आपको बहुत से रीजन्स के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बाकी यहाँ पर नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ जो है वो मिसिंग है, वो अगर आप ये खुद टेबल बनाने की जिसारत कर लें तो आपने उनको भी यहाँ पे फिलअप कर लेना और आपके पास एक बड़ा ही ऑथेंटिक और कॉम्प्रीहेंसिव टेबल बन जाएगा। यानी ये टेबल जो है ये आपका पूरा टॉपिक आपको रिकॉल करवा सकता है। तो ये हमारा बच्चों आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह सेकंड ईयर का हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया न्यूक्लियर फिजिक्स। रेडियस में रिपीट कर देता हूँ, रेडियस पे देखें बच्चों, रेडियस वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन। रेडियस में आपके पास पहले तो रेडियस की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें लेट से इस आर एन को आप लिखते हैं यहाँ पर, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर को अलग कर लें और बाकी जितना कुछ है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.053 नैनोमीटर रेडियस आता है। अब ये हो गया आर एन, आर एन में आर वन का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.053। तो पहला रेडियस इतने नैनोमीटर है और दूसरा रेडियस 2 का स्केयर, 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर, ये तकरीबन 0.212 नैनोमीटर्स के राउंड अबाउट आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसको बस आपने ज़हन में रखना है कि एन स्क्वायर टाइम्स रेडियस ने इंक्रीज करते जाना। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपको मॉडर्न और एटॉमिक का एक टेस्ट भी भेजूंगा, उसकी डिस्कशन भी मैं थोड़ी देर तक उसका लिंक सेंड कर दूंगा ताकि अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लें तो जब आप इजी हो जाएं उसकी डिस्कशन भी देख लें। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। आप सब बच्चों ने 2 काम कर लेने हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, एक तो रेडियो एक्टिविटी और एक हाफ लाइफ। इन 2 टॉपिक्स को थोड़ा सा जितना जिस हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग है आप इसको रिकॉल कर लें, फिर इसमें मैं आपको इन डिटेल सारी चीजें जो है ना वो समझा भी दूंगा, सिखा भी दूंगा। ओके बच्चों, चलें कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।